गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हमारे इस पाठ को हमारे नए पॉइंट बागान इससे आगे बढ़ाएंगे। हम बात करते हैं बागान। बागान किसे कहते हैं? हम यहाँ लिखेंगे व्यापारिक फसलों के लिए। व्यापारिक फसलों के लिए जब किसी एक बड़े क्षेत्र पर पेड़ पौधे उगा करके जब व्यापारिक फसलों को एक बड़े पैमाने पर बाग लगाकर उत्पादित किया जाता है। व्यापारिक फसलों को बड़े पैमाने पर बाग लगा करके, पेड़ पौधों के क्या लगा दिए जाते हैं? बाग लगा दिए जाते हैं। उसको क्या बोला जाता है? बागानी खेती। और ये बाग किसके लगते थे? चाय, कॉफ़ी और रबड़। किसकी मांग को पूरा करते थे? चाय, कॉफ़ी, रबड़। इनकी ज़रूरतों को ये बागान पूरा करते थे। तो भारत में क्या किया गया? वनों को काटा गया। उन इलाकों की क्या कर दी गई? बाड़बंदी कर दी गई। और वहाँ पर चाय और कॉफ़ी की क्या की जाने लगी? खेती। और भारी मात्रा में प्राकृतिक वनों का हिस्सा साफ किया गया। और औपनिवेशिक सरकार ने इन जंगलों को कहाँ ले लिया? अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट हमारा व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। व्यावसायिक का मतलब होता है व्यापार, यानी कि पेड़ पौधों का भी व्यापार किया गया। वानिकी का मतलब होता है प्रबंधन के जरिए। समझ लेना आप इसको। प्रबंधन के जरिए किसी स्थान पर एक ही प्रकार के पेड़ पौधों को उगाना। यानी कि मानव क्या करता है? एक बड़े क्षेत्र के ऊपर सारे वनों को काट के उनके जगह पर एक ही प्रकार के पेड़ पौधे लगाता है, उसका उचित देखभाल करता है, उसका प्रबंधन करता है। ऐसी जो वनों की खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं? व्यावसायिक वानिकी। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि स्लीपरों के लिए, जहाज़ों के लिए अंधाधुंध पेड़ काटे गए। और औपनिवेशिक जो अंग्रेज थे उन्होंने ये देखा अगर इसी तरीके से पेड़ काटे गए तो एक दिन ये पेड़ क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। जंगल बिल्कुल क्या हो जाएंगे? नष्ट। तो इन्होंने जर्मन से एक व्यक्ति था जिसका नाम था डायट्रिच ब्रेंडिस। ये देखिए, किसको बुलाया? जर्मन से एक व्यक्ति को, डायट्रिच ब्रेंडिस। उसको इस विषय के ऊपर सलाह देने के लिए इंग्लैंड में बुलाया गया और उसे पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया भारत में। कि इस व्यक्ति का काम है ये वनों के बारे में, उसके क्षेत्रफल को बढ़ाने में, वनों को बचाने में मदद करेगा। तो ब्रेंडिस ने लोगों को संरक्षित विज्ञान में प्रशिक्षित करना शुरू किया और कहा कि जंगलों का अगर हम अच्छे तरीके से प्रबंध करेंगे तो एक व्यवस्थित तंत्र हमें क्या करना होगा? विकसित। और एक कानून बनाना पड़ेगा। हमें क्या बनाना पड़ेगा? कानून। और इस कानून के तहत वनों की जो कटाई की जाती है, वहाँ पशुओं को जो चराया जाता है, उसके ऊपर पूर्णतः क्या लगाई जाए? पाबंदी। और जंगलों को सिर्फ किसके लिए आरक्षित कर दिया जाए? लकड़ी की उत्पादन के लिए। कि जंगल से कोई व्यक्ति ना तो पशुओं को चराएगा, ना लकड़ी काट करके लेके आएगा, ना कंदमूल को इकट्ठा करेगा। गोंद, शहद, जो आदिवासी लोग होते थे वो जंगलों से अपनी आजीविका चलाते थे। और वहाँ पर तरह तरह के क्या होते थे? वृक्ष होते थे,
चौड़े पत्ते वाले वृक्ष होते थे, उन चौड़े पत्तों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? यूज करो और फेंको, पत्तल बनाने के लिए, जिसके ऊपर वो सब्जी या अपनी रोटी रख करके खा सकते थे। ये सभी लोग उन पेड़ पौधों से अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन ब्रेंडिस ने कहा कि ये जो चौड़े पत्तों वाले जो पौधे हैं ये कोई भी उपयोगी नहीं है, उसकी जगह कौन से पौधे उगाए जाएं जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ऐसे लंबे पौधे, पॉपुलर के ये पौधे हैं जिनकी व्यावसायिक ज़रूरत थी, इनको उगाया जाए। ये देखिए आप, ये देवदार के जो है वृक्ष लगाए गए वहाँ पर, बिल्कुल सीधे होते थे, इनके ऊपर बहुत नाम मात्र के क्या होते थे? पत्ते होते थे। इसके लिए जो है ब्रेंडिज ने क्या किया था? वैज्ञानिक वानिकी, क्या बोला गया इस पद्धति को? वैज्ञानिक वानिकी। और ब्रेंडिस ने जो है भारत के अंदर 1864 में, इंपॉर्टेंट पर्सन ही है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कर दी। ब्रेंडिस ने भारत में भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की? 1864 में। और भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? 1865 में। और आज भी भारत का इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ है? देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। इसकी स्थापना अंग्रेजों ने 1906 में की थी और आज भी ये वहीं पर है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? इन लोगों ने वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर, जो मैंने आपको अभी बताया है, विभिन्न प्रकार की प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट दिया। उसकी जगह क्या लगा दिया? सीधी पंक्ति वाले एक ही किस्म के पेड़ लगा दिया गया, जिसे हमने क्या बोला? बागान बोला। और उन जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पौधे वाले क्षेत्र की नाप जो की गई, वन प्रबंधन की योजनाएं बनाई गई। और कटाई के बाद जो ज़मीन खाली हो जाती थी उसके ऊपर क्या लगा दिए जाते थे? दोबारा पेड़, ताकि कुछ समय के बाद उस ज़मीन के ऊपर पेड़ क्या हो जाएं? हरे भरे हो जाएं। उसके बाद में जो वन अधिनियम 1865 में बना था उसको 2 बार संशोधित किया गया। 1878 में, ये प्रश्न बहुत बार आता है, 1878 के वन अधिनियम के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इस अधिनियम के बारे में हम ये जानते हैं कि जंगलों की कितनी श्रेणी बना दी गई? 3। आरक्षित, दूसरी कौन सी थी? सुरक्षित, और तीसरी कौन सी थी? ग्रामीण। अब हम पहली की बात करेंगे, कौन सी की बात करते हैं? आरक्षित की। आरक्षित वाले के अंदर थी मूल्यवान वन, मूल्यवान वन थे इसमें। और इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को, जो स्थानीय लोग थे, उनको अंदर जाने की मनाही थी। कोई भी व्यक्ति इसके अंदर नहीं जा सकता था। उपयोग की कोई भी वस्तु स्थानीय लोग कहाँ से नहीं ले सकते थे? आरक्षित वनों से। तो दूसरे प्रकार का कौन सा था? सुरक्षित। यहां से वो अपनी लकड़ी को क्या कर सकते थे? इकट्ठा कर सकते थे। गांव वाले सुरक्षित से या फिर कौन से वन से? ग्रामीण वन से। इन दोनों से अपने लिए क्या कर सकते थे? लकड़ी इकट्ठी कर सकते थे, यहाँ से कंदमूल इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन जो चराने की जो बात थी, वो चरागाह तो कहाँ होती थी? केवल ग्रामीण क्षेत्र में। जो ग्रामीण वन है वहाँ पर अपने पशुओं को क्या कर सकते थे? वो चरा सकते थे। ये देखिए, वैज्ञानिक वानिकी क्या कहते हैं? वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह कौन से पेड़ लगा दिए जाएं? व्यापारिक पेड़, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जैसे ही ये नियम और कानून बने तो लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? एक जंगल देखने में तो हमें बड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर हम उसको वहाँ रहने वाले ग्रामीणों से अगर पूछे, वन पालों से अगर हम वहाँ पहुँचे कि जंगल कैसा होता है, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सभी लोग जंगलों के बारे में अलग अलग अवधारणाएं प्रस्तुत करेंगे। ये देखिए, कंदमूल इकट्ठा कर रही हैं, ये महुआ के बीज इकट्ठे कर रहे हैं। महुआ का जो बीज होता था, इससे तेल निकलता था जो जलाने में काम आता था। किस में काम आता था? जलाने में। इस तेल से किसी भी वस्तु को जलाया जा सकता था। अब ये देखिए, जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वो जंगल से ईंधन प्राप्त करते थे, चारे और पत्तों की पूर्ति के लिए वन की प्रजातियों का मेल चाहते थे। वो चाहते थे कि जो वन है वो एक प्रकार के ना हो, विभिन्न प्रकार के हों। पत्तों वाले भी हों, झाड़ी वाले भी हों, लंबे भी हों, बांस वाले भी हों, ताकि वो अपनी विभिन्न प्रकार की ज़रूरतें पूरी कर सके। लेकिन औपनिवेशिक जो वन विभाग था वो क्या चाहता था? केवल जहाज और रेलवे के निर्माण के लिए हमें क्या मिलनी चाहिए? लकड़ी मिलनी चाहिए। वो लकड़ी क्या होनी चाहिए? सख्त, लंबी और सीधी।
और ये हमें कहाँ से मिल सकती थी? केवल सांगोन और साल से। और इनको प्रोत्साहित करने के लिए जो दूसरी किस्म थी उसको काट दिया गया, और इससे जो लोग आदिवासी जंगलों में रहते थे उनकी जीवनचर्या बहुत ज़्यादा क्या हुई? प्रभावित हुई। ये देखिए, वन इलाके के लोग कंदमूल, फल, पत्ते, वन उत्पादों से विभिन्न जरूरतों को पूरा करते थे। कंद और फल जो होते थे वो पोषक थे। क्यों? क्योंकि जब मानसून ऋतु आती थी उससे पहले खेती जब नहीं होती थी, फसल कट के जब तक घर नहीं आती थी, उस दौरान खाने के लिए वो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। दवाओं के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। लकड़ी के का जो प्रयोग है हल बनाने के लिए करते थे। बांस से लंबे होते थे, लचकदार होते थे तो बाड़ बनाते थे। इसके अलावा छतरी में इसका उपयोग करते थे। कुम्हड़े का एक फल आता था, उसका जो खोल होता था उसके अंदर पानी भरते थे क्योंकि उसमें पानी रिसता नहीं था। तो जंगलों के अंदर जो उपलब्ध पत्ते होते थे उनको जोड़ करके खाओ और फेंको किस्म के पत्तल बनाए जाते थे। सियादी की जो लता थी उससे रस्सी बनाई जाती थी। और सेमूर यानी कि सूती जो रेशम की जो कांटेदार छाल होती उस पर सब्जियां छीली जाती थी। और अभी मैंने बताया कि महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जाता था। यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो वहाँ पर वन संपदा थी उसका स्थानीय लोग भिन्न भिन्न रूपों में उपयोग करते थे। लेकिन वन अधिकारियों ने उन सारे पेड़ों को तो काट दिया, उसकी जगह पे सांगोन और देवदार के पेड़ लगा दिए जो ना फल देते थे, ना पत्ते देते थे, ना बीज देते थे जिससे जलाने के लिए तेल निकाला जा सके। और वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा क्या हो गए? प्रभावित। और उन्हें या तो जंगल छोड़ करके जाना पड़ा। जंगल छोड़ करके अगर वो लोग नहीं गए तो उन लोगों को इन अधिकारियों के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए थे बेगार लेनी शुरू कर दी, और पेड़ काटने में मजदूरी के रूप में इन लोगों ने अपना जीवन यापन करना शुरू कर दिया। उनकी सारी की सारी जो गतिविधियां थी, कंदमूल इकट्ठा करना, लकड़ी इकट्ठी करना, वो सारी क्या बन गई? गैर कानूनी, उस कानून के आते ही। अब इनके पास सिर्फ लकड़ी चुराने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। अगर कोई व्यक्ति लकड़ी चुराते हुए अगर पकड़ा जाता तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्या किया जाता था? प्रताड़ित किया जाता था। और जो वन रक्षक होते थे उनकी ये लोग दया पर निर्भर करते थे। उन्हीं वन रक्षकों ने इनसे मुफ्त में खाने पीने की चीज़ मांगना भी शुरू कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई। तो ये खेती कौन सी थी? झूम खेती। कौन सी खेती की हम बात करेंगे यहाँ? झूम खेती। क्योंकि पहले विस्तृत खेती और गहन खेती नहीं होती थी। कौन सी खेती? गहन या विस्तृत खेती पहले नहीं की जाती थी। वनों के अंदर रहने वाले जो स्थानीय लोग थे वो क्या करते थे? पेड़ पौधों को काटते थे। क्या करते थे? पेड़ पौधों को काटते थे, ज़मीन को साफ करते थे, पत्तों को आग लगाते थे। और आग लगाने के बाद जो ज़मीन के ऊपर राख जो बच जाती थी उसमें बारिश के मौसम में बीज बो देते थे और उसे छोड़ देते थे। जब वो फसल पक के तैयार हो जाती थी उसको काट लेते थे। और उसके बाद एक भूमि के ऊपर खेती करने के बाद उस भूमि को 10 से लेके 20 वर्ष तक खाली छोड़ दिया जाता था। उसके बाद में कहाँ चले जाते थे? आगे के क्षेत्र में, वहाँ जंगल साफ करते थे, वहाँ खेती करते थे। तब तक 10-12 सालों में जो पिछली जो भूमि उसने खाली छोड़ी थी उसके ऊपर वन उग जाते थे और वो वापिस वो सारा क्षेत्र क्या हो जाता था? हरा भरा। लेकिन अब औपनिवेशिक शासन ने झूम खेती के ऊपर क्या लगा दिया? बैन। अब ये झूम खेती जो की जाती थी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में की जाती थी, उनके नाम देखिएगा आप। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में तो कौन सी थी? लादिंग। मध्य अमेरिका में कौन सी थी? मिल्पा। अफ्रीका में इसको क्या बोला जाता था? चितमेन, तावी। और श्रीलंका में इसको क्या बोला जाता था? चेन्ना। और भारत में ये खेती करने के लिए कौन से स्थानीय नाम थे? धया, पेदा, बेबर, झूम, पोड्डू, खदाद और कुमरी। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि मानसून की पहली जो बारिश आती थी तो राख में ये लोग बीज बो देते थे, 12 से 18 साल तक खाली छोड़ते थे। और ये खेती जो की जाती थी इसमें मिश्रित फसलें थी। भारत और अफ्रीका में कौन सी थी? ज्वार बाजरा खाद्यान्न। ब्राज़ील में क्या था? कसावा। और लेटिन अमेरिका में किसकी खेती की जाती थी? मक्के की। अब जो यूरोपीय वन रक्षक थे उनकी जो निगाह थी, उन्होंने कहा कि जंगल जो है वो नुकसानदेह है। उन्होंने महसूस किया कि अगर कुछ सालों के अंदर खेती हो रही ज़मीन को रेलवे की इमारती लकड़ी वाले पेड़ अगर नहीं उगाए जाएंगे, क्या नहीं किए जाएंगे? उगाए नहीं जाएंगे, तो रेलवे का निर्माण कैसे होगा? दूसरा उन्होंने कहा जंगल को जब जलाया जाता है तो बेशकीमती जो और पेड़ पौधे होते हैं वो भी जल के क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं उन आग की लपटों में। तो घुमंतू खेती का तीसरा उन्होंने रीज़न बताया
दो रीजन हो गए हमारे पास। तीसरा रीजन कौन सा था कि घुमंतू खेती के कारण सरकार को लगान निर्धारण करने में समस्या थी, क्योंकि जो टुकड़ों की जो भूमि थी ना तो उसकी पैमाइश की जा सकती थी। इसलिए सरकार ने क्या किया, घुमंतू खेती पर रोक लगा दी और इस कारण अनेक समुदायों को जंगलों से बाहर निकाल दिया, घरों से उनको जबरदस्ती विस्थापित कर दिया। कुछ लोगों ने अपना पेशा बदल लिया और कुछ छोटे मोटे लोगों ने क्या किया, विरोध किया। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है शिकार की आज़ादी, कि वो कौन से समुदाय थे जिनको शिकार करने की आज़ादी थी, क्योंकि स्थानीय समुदाय के लोग क्या नहीं कर सकते थे, शिकार नहीं कर सकते थे बिल्कुल भी। तो कौन करते थे, राजा करते थे, राजकुमार करते थे, और जो शाही अधिकारी होते थे वो किसका मजा लेते थे, शिकार का मजा लेते थे। कुछ जंगल ऐसे थे जिन्हें शिकार के लिए क्या कर दिया गया था, आरक्षित कर दिया गया था। तो यहाँ पर लोग, जो स्थानीय लोग थे, पहले वो शिकार किसका करते थे, हिरण का कर लेते थे। किसका कर लेते थे, हिरण का, तितर का कर लेते थे और उससे अपना जीवन यापन करते थे। अब ये प्रथा क्या होगी, गैरकानूनी और अवैध शिकार करने वाले को दंडित किया गया। लेकिन ये नियम सिर्फ स्थानीय लोगों पे लागू थे। दूसरे जो लोग थे, कौन से लोग थे, नवाबी संस्कृति वाले लोग जो थे, दरबारी संस्कृति वाले जो लोग थे, शहजादे जो थे और सम्राट थे, वो शिकार का मजा लेते थे। और औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ गया कि बहुत सी प्रजातियों का तो शिकार इतना किया गया कि वो विलुप्त हो गई। ये देखिए आप, सबसे ज़्यादा जो है शिकार किसका किया गया था, बाघों का किया गया। ये बाघ आपको सामने मरे हुए दिखाई दे रहे हैं। नेपाल में शिकार के बाद लॉर्ड रीडिंग, ये अंग्रेज अधिकारी था, और यहाँ तक बहुत से ऐसे शिकार किए गए कि आप सोच नहीं सकते कि कितनी प्रजातियां विलुप्त हो गई। तो ये लोग क्या कहते थे, ये कहते थे ये जो जंगली जानवर है ये किसका प्रतीक है, खतरे का। भारतीय किसानों को इन्होंने कहा भी इससे तो आप लोगों को खतरा है, ये आपको मार करके खा जाएंगे, इसलिए हम इन खतरनाक जानवरों को मार करके हिंदुस्तान को क्या बनाएंगे, सभ्य बनाएंगे, एक सभ्य देश बनाएंगे। इसलिए बाघ, भेड़िए और दूसरे जानवरों को शिकार के नाम पर इनाम जारी कर दिए भी, जो व्यक्ति शिकार करेगा, बाघों को मारेगा, उसे एक बाघ मारने पर इतने रुपए दिए जाएंगे। और इस इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1.5 लाख से ज़्यादा तेंदुए और 2 लाख से ज़्यादा भेड़िए मार गिराए गए। और यहाँ तक बाघ के शिकार के ऊपर तो एक ट्रॉफी भी निर्धारित कर दी है। देखिए, बाघ के शिकार पर एक खेल ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा। और जॉर्ज यूले नामक एक अंग्रेज अफसर था, उसने अकेले कितने बाघ मार दिए, 400। लेकिन तब पर्यावरणविदों ने ये मांग उठाई, क्या मांग उठाई, कि जानवर इन सारी प्रजाति के हैं, उनको मारा नहीं जाना चाहिए, बल्कि इनकी क्या होना चाहिए, रक्षा की जानी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है, नया व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। अब ये नया व्यापार क्या था, वो मैंने अभी आपको बताया कि ये नया व्यापार था, चाय, कॉफ़ी और रबड़ का व्यापार किया गया। जो विभिन्न समुदाय के लोग हैं उनको इन बागानों में काम पर लगा लिया भी, आप जो है झूम खेती करना बंद कर दो, और हमारे बागानों में उनको ज़बरदस्ती मजदूरी करवानी शुरू कर दी। उससे संबंधित था ये। देखिए, जंगलों के ऊपर वन विभाग का नियंत्रण हो गया, कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसर के रूप में मिले, और जो समुदाय थे वहाँ रहने वाले, वो परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। और हिंदुस्तान ही है, पूरी दुनिया भर में ये नज़ारा था। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर म्यूनिक उगाने वाले ब्राज़ील अमेज़ोन ने, मनुरुद्धक समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स प्राप्त करना आरंभ कर दिया। और कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर, नीचे की ओर उतर आए, और पूरी तरीके से ये लोग किसके ऊपर निर्भर हो गए, व्यापारियों के ऊपर। और वन जो उत्पाद थे वहाँ से केवल कुछ ही कंपनियाँ इजारेदारी सौंप दी गई। इजारेदारी का मतलब होता है एकाधिकार, केवल एक ही कंपनी का व्यापार पर क्या हो जाना, एकाधिकार हो जाना। तो पूरी तरीके से व्यापार जो है वो किस में ले लिया गया, सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। यूरोपीय जो व्यापारिक कंपनियां थी उनको इजारेदारी सौंप दी गई। और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसमें कोरवा, कराचा, येरुकुला जैसे चरवाहे और घुमंतू समुदाय की आजीविका से हाथ धो बैठे। अब वो कोई भी काम जंगल में जा करके नहीं कर सकते थे, और इनको किस नाम से जाना गया, अपराधी कबीले। एक अधिनियम पारित कर दिया, इसके लिए घुमंतू लोगों को क्या कह दिया गया, ये अपराधी है, और उनको एक जगह पर ही क्या कर दिया गया, सीमित।
और एक जगह पर सीमित करने की वजह से ये लोग फैक्ट्री में, खादानों और बागानों में काम करने पर मजबूर हो गए। और काम के नए अवसर का मतलब ये नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में सुधार हुआ। असम के चाय के बागानों में काम करने वाले लोग कहाँ से आए थे? झारखंड से, छत्तीसगढ़ से आए थे। इसमें मर्द और औरतों दोनों थी, लेकिन यहाँ मजदूरी बहुत कम थी और कार्य जो परिस्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी, और ज़बरदस्ती लोगों को उठाकर यहाँ पर काम करने के लिए लाया जाता था, उनको ज़बरदस्ती भर्ती किया जाता था। अभी मैंने एक शब्द आपको बताया था, इजारेदारी, इसका अर्थ है एकाधिकार। उसके बाद हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है वन विद्रोह। इसके बारे में हम आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।